प्राचीन काल में तलाक की अवधारणा किसी को भी नहीं पता थी। वे तलाक को एक पवित्र बंधन मानते थे। लेकिन आधुनिक भारत में तलाक की अवधारणा मौजूद है। यह पति और पत्नी के सभी पारस्परिक दायित्वों को ख़त्म कर देता है। तलाक विधिक प्रक्रिया के जरिए अलग होने की प्रक्रिया है। तलाक का आदेश पारिवारिक न्यायालय, जिसे फैमिली कोर्ट भी कहते हैं, या लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिया जाता है। आज के इस लीगल वीडियो में हम पति या पत्नियों को जो एक दूसरे से तलाक के आधार दिए गए हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अध्याय 4 में एक टॉपिक है विवाह की अकृतता और तलाक, न्यूलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स, जिसके अंतर्गत धारा 13 में तलाक के आधारों को बताया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हिंदू विधि में विवाह विच्छेद का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि इसे एक आवश्यक संस्कार माना जाता था। 1976 के विवाह विधि संशोधन के बाद जो एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है, वह यह है कि न्यायिक पृथक्करण तथा तलाक के आधार एक ही होने के कारण अब न्यायिक पृथक्करण के संबंध में कोई याचिका दायर नहीं की जाती है। विवाह का पीड़ित पक्षकार सीधे विवाह विच्छेद के लिए ही याचिका दायर करता है। परिणाम स्वरूप जारता, क्रूरता तथा अभित्याग आदि के वैवाहिक अपराधों में, चाहे वह उतना गंभीर न हो कि विवाह विच्छेद का अनुतोष प्रदान किया जा सके, पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की जगह विवाह विच्छेद की ही याचिका दायर करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि 1976 के बाद न्यायालयों में विवाह विच्छेद संबंधी याचिका ही दायर की जाती हैं। विवाह विच्छेद के आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जारता, नंबर 2 क्रूरता, नंबर 3 अभित्याग, नंबर 4 मस्तिष्क की अस्वस्थता, नंबर 5 कोढ़ या कुष्ठ रोग या गलित कोढ़, नंबर 6 रतिजन्य रोग, नंबर 7 धर्म परिवर्तन, नंबर 8 संसार परित्याग या संन्यास, नंबर 9 प्रकलित मृत्यु। उपरोक्त के अलावा विवाह विच्छेद तब भी लिया जा सकता है जब धारा 9 व धारा 10 की डिक्री का पक्षकारों द्वारा 1 वर्ष तक पालन न किया जाए। नंबर 1 पॉइंट है जारता। जारता से तात्पर्य है पति द्वारा पराई स्त्री से स्वेच्छापूर्वक सहवास करना या पत्नी द्वारा परपुरुष से स्वेच्छापूर्वक सहवास करना ही जारता कहलाता है। जारता के आधार पर न्यायिक पृथक्करण एवं तलाक दोनों हो सकता है। न्यायालयों का रुझान यह है कि यदि जारता का 1-2 उदाहरण मिलता है तो इसके आधार पर न्यायिक पृथक्करण दिया जाना चाहिए, और यदि जारता उस पक्षकार की आदत बन गई है तो वहाँ तलाक दे दिया जाना चाहिए। जारता के लिए स्वतंत्र सहमति आवश्यक है, अर्थात विवाह का जो पक्षकार किसी पराई स्त्री या पराये पुरुष से शारीरिक संबंध बना रहा है, उसमें उसकी सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। तभी वह जारता का दोषी माना जाएगा और तभी उसके विरुद्ध विवाह का दूसरा पक्षकार न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद ले सकता है, अन्यथा नहीं। यहाँ पर स्वतंत्र सहमति का वही अर्थ है जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 14 में दिया गया है, अर्थात विवाह के किसी पक्षकार को जारता का दोषी तभी माना जाएगा जब उसने किसी पराई स्त्री या पराये पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने में वह प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन या भूल का शिकार न हुआ हो, अर्थात उसने उससे स्वेच्छापूर्वक सहवास किया हो। सामान्यतः जारता का प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिलता, इसलिए जारता हो परिस्थिति के आधार पर या परिस्थिति साक्ष्य के आधार पर ही साबित किया जाता है और न्यायालय से अनुतोष की मांग की जाती है। एक वाद आया था गीताबाई बनाम फत्तो, 1966 का वाद है मध्य प्रदेश का। इस मामले में हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने के पश्चात एक व्यक्ति ने विवाहित होते हुए भी दूसरा विवाह कर लिया। पहली पत्नी ने जारता के आधार पर पति के विरुद्ध विवाह विच्छेद की याचिका दायर की और न्यायालय ने पति को जारता का दोषी मानते हुए विवाह को विच्छेदित कर दिया। एक दूसरा वाद आया था चंद्रमोहिनी बनाम अविनाश प्रसाद, 1967 का वाद है ये, सुप्रीम कोर्ट का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि एक तरफा प्राप्त पत्रों के आधार पर पत्नी जारता की दोषी नहीं मानी जाएगी और उसके विरुद्ध विवाह विच्छेद की डिक्री दी गई थी, उसे निरस्त कर दिया गया। एक अन्य वाद आया था आनंदी देवी बनाम राजाराम, 1973, राजस्थान का मामला है। इस मामले में पति और पत्नी में एक भी सहवास नहीं हुआ था, फिर भी पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया।
न्यायालय ने इसे जारता माना और पति की याचिका पर विवाह को विच्छेदित कर दिया। एक वाद और देख लेते हैं। राजेश कुमार सिंह बनाम श्रीमती रेखा सिंह, 2005 का वाद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इस मामले में पत्नी के साथ नशे की हालत में बलात्कार किया गया था। पत्नी उस बलात्कारी को न तो पहचानती थी और न ही उसके साथ अनैतिक संबंध थे। इतने के बावजूद भी पति ने जारता के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर दी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह कहा कि जारता तो जब होती जब स्वतंत्र सहमति से या स्वेच्छापूर्वक किसी पराये पुरुष की या पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बनाया जाए। यदि ऐसा संबंध बनाने में उस पक्षकार की स्वेच्छा नहीं है तो वह जारता नहीं मानी जाएगी और विवाह के दूसरे पक्षकार को इस आधार पर न तो धारा 10 और न ही धारा 13 का अनुतोष दिया जा सकता है। तलाक का दूसरा आधार है क्रूरता। क्रूरता के आधार पर न्यायिक पृथक्करण या विवाह विच्छेद में से कुछ भी हो सकता है। क्रूरता से तात्पर्य है, क्रूरता का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती और न ही इसकी कोई सूची बनाई जा सकती है। क्रूरता एक सामान्य परिभाषा दी जाती है और यह कहा जाता है कि विवाह के एक पक्षकार का ऐसा कार्य जो दूसरे पक्षकार को शारीरिक या मानसिक रूप से आहत करे क्रूरता है, बशर्ते कि उससे न्यायालय संतुष्ट हो। उदाहरण यह है कि मारना, पीटना, गाली देना, ताने मारना, अत्यधिक मदिरा पान करना, उसके परिवार के लोगों को अपशब्द कहना, संतान सुख से वंचित रखना, अपमानित करना, उपेक्षा करना, गंदे पुरुष के साथ रहने को विवश करना, पत्नी को व्यभिचारिणी एवं वेश्या कहना आदि। क्रूरता निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 शारीरिक क्रूरता, नंबर 2 मानसिक क्रूरता। शारीरिक क्रूरता वो होती है जब विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को शारीरिक रूप से आहत या पीड़ा पहुंचाए तो उसे शारीरिक क्रूरता कहते हैं। जैसे विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को मारना, पीटना आदि शारीरिक क्रूरता के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है मानसिक क्रूरता। मानसिक क्रूरता वह है जब विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को मानसिक रूप से दुखी करता है तो उसे मानसिक क्रूरता कहा जाता है। जैसे ताने मारना, सगे संबंधियों को अपशब्द कहना आदि मानसिक क्रूरता के उदाहरण हैं। क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद संबंधी जो केस आए थे उन केसों पर नज़र डालते हैं। एक केस आया था श्रीमती सत्या बनाम श्री राम, 1983 पंजाब का मामला है। इस मामले में पत्नी ने पति एवं उसके परिवार के सदस्यों की संतान प्राप्ति की इच्छा का दमन करते हुए 2 बार गर्भपात करा दिया। न्यायालय ने इसे क्रूरता मानते हुए विवाह को विच्छेदित कर दिया। एक दूसरा वाद आया था हरभजन सिंह मोगा बनाम अमरजीत सिंह कौर, 1986 मध्य प्रदेश। इस मामले में पत्नी पति के प्रति विभिन्न प्रकार की क्रूरताएं करती थी। एक दिन उसने पति को खींचकर एक तमाचा मारा और यह कहा कि तुम मुझे आज के बाद कभी रात में परेशान मत करना। न्यायालय ने इसे गंभीर क्रूरता माना और विवाह को विच्छेदित कर दिया। एक अन्य वाद आया था श्रीमती शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी, 1998 का मामला है, ये उच्चतम न्यायालय का। इस मामले में पति ने पत्नी से कहा कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, तुम अपने मायके से रुपया लाओ। न्यायालय ने इसे क्रूरता माना और विवाह को विच्छेदित कर दिया। एक अन्य वाद आया था श्रीमती साधना बनाम अरविंद कुमार, 2005 इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है। इस मामले में पत्नी ने पति को अपने वश में रखने के लिए उसे जेल भिजवा दिया क्योंकि पत्नी एक बहुत पहुंच वाली स्त्री थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पत्नी को क्रूरता का दोषी माना और विवाह को विच्छेदित कर दिया। तलाक का तीसरा आधार है अभित्याग। अभित्याग के आधार पर न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद दोनों हो सकता है। अभित्याग का शाब्दिक अर्थ होता है छोड़ देना और इसका विधिक अर्थ होता है वैवाहिक सुखों का त्याग या शारीरिक सुखों का त्याग। इसकी आवश्यकताएं हैं। अभित्याग की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। नंबर 1 विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की सहमति के बिना या युक्तियुक्त कारण के बिना उससे अलग रह रहा है। नंबर 2 जो पक्षकार अलग रह रहा है उसके मस्तिष्क में दूसरे पक्षकार को स्थायी रूप से छोड़ देने का इरादा बन गया हो। नंबर 3 जिस दिन याचिका दायर की जा रही है उस दिन से कम 2 वर्ष पहले से वह पक्षकार अलग रह रहा हो। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ अलग शब्द का व्यापक अर्थ है, अर्थात इसका अर्थ होता है वैवाहिक सुखों का त्याग, अर्थात सहवास से त्याग यानी शारीरिक सुखों से वंचित रखना। अभित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद संबंधी वाद अर्थात केस निम्नलिखित हैं, इन पर नज़र डाल लेते हैं। एक वाद आया था सनत कुमार अग्रवाल बनाम श्रीमती नंदिनी अग्रवाल, 1990 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में सनत कुमार की शादी नंदिनी से
और सनत कुमार की बहन की शादी नंदिनी के भाई से हुई थी। इस विवाह को सल्टा पल्टा विवाह भी कहते हैं और छत्तीसगढ़ में किसी किसी क्षेत्र में प्रथा के आधार पर यह विवाह मान्य है। मतभेद होने पर सनत कुमार की बहन नंदिनी के भाई का साथ छोड़कर मायके आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप नंदिनी भी सनत कुमार की इच्छा के विरुद्ध मायके चली आई। सनत कुमार के बुलावे पर भी नंदिनी वापस ससुराल नहीं आई। इस तरह 2 वर्ष बीत गए। तब सनत कुमार ने अभित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर दी। न्यायालय ने नंदिनी को अभित्याग का दोषी मानते हुए विवाह को विच्छेदित कर दिया और नंदिनी के इस तर्क को ठुकरा दिया कि जब सनत कुमार की बहन ने मेरे भाई को छोड़ दिया तो मैंने भी अलग रहना शुरू कर दिया और यह मेरे अलग रहने का युक्तियुक्त कारण है, इसलिए मैं अभित्याग की दोषी नहीं हूँ। आणविक अभित्याग, जिसे परिलक्षित अभित्याग भी कहते हैं। आणविक अभित्याग को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। आणविक अभित्याग का तात्पर्य है जब विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने किसी कार्य या व्यवहार से अपने से अलग रहने के लिए विवश कर देता है तो उसे आणविक अभित्याग कहा जाता है। जैसे एच और डब्ल्यू में वैध विवाह हुआ, उसके बाद एच डब्ल्यू को इतना प्रताड़ित करता है कि वह अलग कमरा लेकर रहने लगती है। 2 वर्षों बाद यह आणविक अभित्याग का मामला बन जाएगा, अर्थात इसमें एच जो पति है आणविक अभित्याग का दोषी होगा तथा डब्ल्यू जो पत्नी है पीड़ित पक्षकार होगी। आणविक अभित्याग से संबंधित एक वाद आया था, ज्योतिष चंद्र बनाम मीरा, 1970 इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है। इस मामले में पति की क्रूरता एवं भ्रष्टता के कारण दुखी होकर पत्नी पति से अलग रहने लगी और इस प्रकार 2 वर्ष बीत गए। तब पत्नी ने अभित्याग के आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका दायर की। न्यायालय ने पति को अभित्याग का नहीं बल्कि आणविक अभित्याग का दोषी माना और पति को विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति दे दी। न्यायमूर्ति सुब्बा राव आणविक अभित्याग के जन्मदाता कहलाए जाते हैं। विवाह विच्छेद का चौथा आधार है मस्तिष्क की अस्वस्थता। मस्तिष्क की अस्वस्थता का तात्पर्य है पागलपन, अर्थात मन की वह दशा जिसमें व्यक्ति विवाह के स्वभाव एवं प्रभाव को नहीं जान सकता है। विवाह का कोई पक्षकार मस्तिष्क विकृतता के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है यदि विकृति लगातार अथवा बीच बीच में होती रही है। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत मस्तिष्क विकृतता को विस्तार में वर्णित किया गया है। इसके अनुसार यदि प्रत्युत्तरदाता उपचार से ठीक न होने योग्य मस्तिष्क विकृतता से पीड़ित हो अथवा इस प्रकार की तथा इस सीमा तक मानसिक अस्वस्थता से लगातार आंतरिक रूप से पीड़ित होता रहा है कि याची युक्तियुक्त ढंग से उसके साथ नहीं रह सकता है तो उससे तलाक अथवा विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पाने का हक हो जाएगा। लेकिन विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1999 की धारा 2 के द्वारा अब मानसिक विकृतता की परिभाषा के अंतर्गत मिर्गी शब्द को हटा दिया गया है। इस संबंध में एक वाद आया था, प्रमथा कुमार मैती बनाम आशिमा मैती। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह कहा कि मानसिक विकृति साबित कर देने मात्र से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति नहीं पास कर दी जाती। इसमें यह भी साबित किया जाना चाहिए कि विकृति इस सीमा तक है कि विवाह के दूसरे पक्षकार के लिए उसके साथ रहना सामान्यतः असंभव हो जाए। विवाह विच्छेद अर्थात तलाक का 5वां आधार है धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन। यदि प्रत्युत्तरदाता धर्म परिवर्तन द्वारा हिंदू नहीं रह गया है तो याची इस आधार पर तलाक की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ हिंदू शब्द जैन, सिख, बौद्ध इत्यादि वर्ग के व्यक्तियों को भी सम्मिलित करता है। अतः यदि कोई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर सिख, बौद्ध अथवा जैन हो गया है तो वह धर्म परिवर्तन नहीं कहलाएगा और उस स्थिति में विवाह का दूसरा पक्षकार उसके विरुद्ध धर्म परिवर्तन का आधार लेकर तलाक की आज्ञप्ति नहीं प्राप्त कर सकता। धर्म परिवर्तन से विवाह विच्छेद अपने आप नहीं हो जाता। याची को उसके लिए याचिका दायर करके आज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए और आज्ञप्ति के बाद ही विवाह विच्छेद होगा। एक वाद आया था, मदानम सीता रमतुल बनाम मदानम बिमला, 2014 का वाद है ये आंध्र प्रदेश का। इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि विवाह का कोई पक्षकार अपने विवाह के पश्चात धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उक्त परिस्थिति में दूसरे पक्षकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह धर्म परिवर्तन के आधार पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है।
विवाह विच्छेद अथवा तलाक का छठा पॉइंट है कोढ़, जिसे बोलते हैं लेप्रोसी। जब प्रत्युत्तरदाता असाध्य घोर कुष्ठ रोग का रोगी हो, विवाह के एक पक्षकार का उक्त और असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहना दूसरे पक्षकार को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी बनाता है। इसमें एक वाद आया था स्वराज्य लक्ष्मी बनाम गजी पदावत राव, 1974 का सुप्रीम कोर्ट का मामला है ये। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लेप्रिमेटस कोढ़ घातक एवं संक्रामक होता है। यह कोढ़ चिकित्सा से अच्छा नहीं हो सकता, तो विवाह के दूसरे पक्षकार को विवाह विच्छेद का हक प्रदान करता है। इस वाद में अपीलार्थी उपयुक्त प्रकार के कोढ़ से पीड़ित था, अतः उसकी अपील खारिज कर दी गई। विवाह विच्छेद या तलाक का सातवां आधार है रतिजन्य रोग, इसे यौन रोग भी कहते हैं, वेनरल डिसीज़। विवाह का कोई पक्षकार दूसरे पक्षकार के संक्रामक रतिजन्य रोग से पीड़ित होने के आधार पर तलाक की आज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। 1976 के विवाह विधि संशोधन अधिनियम के बाद रोग के 3 वर्षों तक रहने की शर्त समाप्त कर दी गई है। रोग साध्य हो अथवा सामान्य दशा में कोई व्यक्ति इसका शिकार हो गया हो तो विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त होगा। प्रत्युत्तरदाता चाहे याची से ही इस रोग को प्राप्त किए हो या उससे पीड़ित हो, तो भी इस प्रकार पीड़ित होने की अवस्था में विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त की जा सकती है। विवाह विच्छेद या तलाक का आठवां आधार है संसार परित्याग, जिसे सन्यासी होना भी कहते हैं। विवाह का कोई पक्षकार जब संसार का परित्याग करके संन्यास धारण कर लेता है, तो दूसरा पक्षकार इस आधार पर तलाक की आज्ञप्ति न्यायालय द्वारा प्राप्त कर सकता है। इस खंड में 2 बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, प्रथम, प्रत्युत्तरदाता ने संसार को छोड़ दिया हो, तथा नंबर 2, उसने किसी धार्मिक व्यवस्था को अपना लिया है। यदि कोई व्यक्ति संसार में रहना छोड़ दे परंतु संन्यास आश्रम में न प्रवेश किया हो, तो उसे उपेक्षा के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और उस पर क्रूरता अथवा अवित्याग के अंतर्गत वैवाहिक उपचार तलाक प्राप्त किया जा सकता है, किंतु इस शीर्षक के अंतर्गत नहीं, क्योंकि इस शीर्षक के अंतर्गत धार्मिक मंत्र के अनुसार संन्यास ग्रहण करना आवश्यक है। इसी प्रकार की सन्यासी का शिष्य होने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि वह सन्यासी हो गया। सामान्यतः वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अंतिम आश्रम संन्यास था। जब कोई हिंदू इस अंतिम आश्रम को अपना लेता था तो उसे सन्यासी कहते थे। संसार परित्याग व्यक्ति की सिविल मृत्यु मानी जाती है। सन्यासी बनने के लिए संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति आवश्यक धार्मिक संस्कारों को संपन्न करे। धार्मिक अनुष्ठानों के अभाव में उसकी सिविल मृत्यु नहीं मानी जाएगी। धार्मिक संस्कारों के विधिवत किए जाने के विषय में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि बिना उसको संपन्न हुए यह नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति ने संसार का परित्याग कर दिया है। विवाह विच्छेद या तलाक का 9वां आधार है प्रकलित मृत्यु। यदि विवाह के किसी पक्षकार के बारे में 7 वर्ष या इससे अधिक कालावधि में उन लोगों के द्वारा इसका जीवित होना नहीं सुना गया है जो उसके संबंधी हैं, और जिन्हें यदि वह व्यक्ति जीवित होता तो उसके जीवित होने का ज्ञान होता, तो विवाह के दूसरे पक्षकार के लिए तलाक की आज्ञप्ति प्राप्त करने का आधार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 7 वर्षों के बाद कानून उसकी मृत्यु प्रकलित करता है। विवाह विच्छेद या तलाक का 10वां आधार है न्यायिक पृथक्करण, जुडिशियल सेपरेशन। यदि विवाह के दूसरे पक्षकार ने जब कम से कम 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के बाद उस व्यक्ति के साथ सहवास शारीरिक संबंध पुनरारंभ न किया हो जिसके विरुद्ध डिग्री प्राप्त की गई है, तो इस अवस्था में तलाक की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। विवाह विच्छेद या तलाक का 11वां पॉइंट है, या जिसे हम आधार भी कह सकते हैं, वह है दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापना की डिग्री का पालन न करना। जब विवाह का दूसरा पक्षकार दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना की डिग्री पूर्ति को हो तो डिग्री प्राप्त होने के पश्चात 1 वर्ष इससे अधिक समय तक असफल रहा हो, तो उस दशा में भी विवाह का पक्षकार विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी हो।